लोगों को यह मालूम होना चाहिए। ऐसे ही हिंदुस्तान के 3 लाख गांव में पीने के पानी की जो व्यवस्था आज तक हो पाई है, आप जानते हैं इसमें फंड्स किसके इस्तेमाल हुए हैं? LIC के, GIC के। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था में LIC, GIC के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, सरकार के पैसों से नहीं है, माने सरकार के बजट के खर्चे में से नहीं आए। ऐसे ही इतनी 14,000 किलोमीटर सड़कें हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के भारत सरकार को दिए गए मुनाफे में से 14,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है। रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क बना है जो दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह कहां से खड़ा हुआ है? कोई विदेशी कंपनी ने नहीं खड़ा किया, हिंदुस्तानी रेलवे ने खड़ा किया है। और आज उस रेलवे को गाली देके 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 इस स्थिति में ला दिया है कि वो डिफेंसिव हो जाए, और डिफेंसिव होते चले जा रहे हैं बेचारे, और छटनी होती जा रही है, विद्रोह नहीं हो रहा पूरे देश में। तो ये बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने, रेलवे ने, हमारे NTPC ने, हमारे तमाम दूसरे सेक्टर ने जो कुछ समाज के लिए किया है, इस पर अगर एक एक 2-2 पन्ने का भी मटेरियल सेक्टर वाइज तैयार करें, छोटी बुकलेट बने, सरल भाषा में बने, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु में बने, स्लाइड्स बने, गांव-गांव जाकर उनको दिखाया जाए, तो ये बिल्कुल उलट जाएगा। जनता कहेगी अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो मालूम ही नहीं था। जब मालूम होने लगेगा तो जनता को समझ में आएगा कि हरामखोर ये नेता हैं जो लगे हैं कौड़ी के भाव में पूरे देश की संपत्ति को बेचने के लिए। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये क्या करने जा रहा है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, और WTO की कंडीशन में क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके पास 6,000 एकड़ जमीन है, किसी एयरपोर्ट के पास में। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरब में, जिद्दाह में, उनके पास भी इतनी जमीन नहीं। सिंगापुर के पास नहीं, अमेरिका के किसी एयरपोर्ट के पास इतनी जमीन नहीं। 6,000 एकड़ जमीन है उनके पास, और उस पूरे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 1,400 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं फ्रांस की एक कंपनी को। जबकि जिस स्थान पर यह दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां 1 एकड़ जमीन की कीमत इस समय 20 करोड़ रुपए है। 1 एकड़ जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए, जहां पर यह एयरपोर्ट है, गुड़गांव दिल्ली के बीच में। 6,000 एकड़ जमीन है, कितने का हो गया? 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 1,400 करोड़ में। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर यह हो रहा है। और इसका माहौल कैसे बनाया है? 2 साल से दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है पूरे देश में, हमारे ही मंत्रियों के द्वारा। यहां के कर्मचारी निकम्मे हैं, ये इनएफिशिएंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सभा संबोधित करने गया, तो मैंने वहां के जनरल मैनेजर को कहा मुझे पूरा एयरपोर्ट घुमाओ। उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है ये मुझे देखना है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी औकात क्या है। मैं ले गया, वो मुझे ले गए देखने के लिए। वो मैंने जो देखा और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन करना शुरू किया और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मैं दंग रह गया। दुनिया में इतना बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर फ्रांस में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं। उस अकेले टावर को अगर बेचे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 600 करोड़ मिलता है, और 1,400 करोड़ में पूरा एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। अब जनता को मालूम नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट की विशेषता यह है, इनके पास 6,000 एकड़ जमीन है। कल को समझौता हो जाएगा, अखबार में खबर आएगी दिल्ली एयरपोर्ट फ्रांस की कंपनी ने खरीद लिया। और कर्मचारी बेचारे मुंह बंद करके बैठे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोले कैसे, उनसे पगार पाते हैं, सैलरी पाते। और ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि अगर ये 6,000 एकड़ जमीन, इसमें इस्तेमाल कितनी हो रही है? तो उन्होंने कहा मुश्किल से इसमें 50-60 एकड़ जमीन इस्तेमाल हो रही है रनवे में और ये सब वगैरह, बाकी खाली पड़ी है। मैंने कहा इसमें खेती करना चालू कर दो तो साल का कम से कम 50-60 करोड़ का तो प्रोडक्शन यहां हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजीव भाई खेती तो छोड़ो, हम यहां गोल्फ क्लब बना दें और उसमें एंट्री फीस रख दें तो साल का 1,400 करोड़ तो हम इसी से कमा के दे सकते हैं सरकार को, गोल्फ कोर्स बना के। क्योंकि जितनी विदेशी फ्लाइट आती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट रात को अक्सर आती हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन वो लोग ठहरते हैं, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के वो गोल्फ खेलेंगे, फीस लगा दो, साल का 1,400-1,500 करोड़ उसी से आ सकता है। पूरा एयरपोर्ट इतने में बेच रहे हैं, 1,400 करोड़।
और बिना किसी बिड के, माने कोई इंटरनेशनल टेंडर इनवाइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्रांस की कंपनी को सामने से बुला लिया। क्यों? समझौता हो गया सरकार का, कुछ लेन देन हुआ होगा उसमें। अब एक दिल्ली एयरपोर्ट बिकेगा, फिर बंबई बिकेगा, फिर सब बिकेगा। ऐसे सरकार की माने बेईमानी और हरामखोरी में देश की संपत्ति बिक रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन। अब जनता इसमें बगावत कर सकती है जब उसको पूरी बात मालूम। जब मुझे पता चला दिल्ली एयरपोर्ट की वास्तविकता, मैंने दिल्ली की 4-5 मीटिंगों में कह दिया, लोगों का खून उबल गया, जी कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे सरकार को। अगर यही बात पूरे देश में प्रचारित हो जाए तो जनता खड़ी हो जाएगी। तो जनता के सामने कोई सरकार नहीं टिक सकती। कर्मचारियों को तो वो झुका सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं झुका सकते। तो मेरा यह कहना है कि हम सब मिलकर भारत की जनता के पास ये सब मुद्दे लेके जाएं, सरल सरल भाषा में, कम शब्दों में, सरल सूत्रों में उनको ये जानकारियां दें कि भारत के पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, बैंक ने क्या किया, बीमा ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने, और WTO और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकार क्या करने जा रही है। जब समझ बनेगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब उसके तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके बहुत हो सकते हैं। हम CD बनाएं, गांव-गांव में दिखाएं, पत्रक बांटें, टेलीफोन, ये लोकल अगर टीवी चैनल है उसके माध्यम से कहें, अखबारों में लिखें, और सबसे अच्छा जो भाई ने कहा कि रेडियो पे कहें। अपना कोई रेडियो स्टेशन हो तो शायद कहे, सरकार तो इसको कहने नहीं देगी। अपना कोई टीवी चैनल हो तो उस पर ये सब बातें, एक एक बात की पोल खोलें, सरकार जो कर रही है, WTO में जो हो रहा है और वास्तविकता क्या है। तो देश बचने के लिए रास्ते खुलते हैं, लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए सरकार ये सब करती चली जा रही है। जैसे ही जानकारी होती है, लोग तो सरकार को कुछ नहीं करने देते। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवेरे उदाहरण दिया, हरियाणा के लोगों को जब तक मालूम नहीं था वैट क्या है, वो चुप रहे, और चौटाला ने वैट लागू कर दिया। लागू होने के बाद जब तकलीफें आना शुरू हुई, उन्हीं हरियाणा के लोगों ने चौटाला को कान पकड़ के नीचे उतार दिया। चौटाला के पास पहले 54 सीटें थी जब पिछली सरकार आई, अभी उसके पास 9 सीटें हैं। खुद हार गया बुरी तरह से। तो जनता को जब पता चला तो उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसे ही हर क्षेत्र में जनता को पता चले तो सरकार को सबक जनता सिखा सकती। तो ये समस्या है, उसका विश्लेषण और समाधान, हर समस्या का समाधान हम अपने ही तरीके से करें, वही अच्छा है। अब इसमें एक बात वो अंत में आके खत्म होती है कि कौन करे इस काम को? हम सब करें, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर करें। जैसे मेरे मन में आता है कि पब्लिक सेक्टर पर एक छोटा टेम्पलेट बनाएं, हम जाएं उनके पास, जानकारियां इकट्ठी करें, उस पर वो छापें, फिर कैसेट बनाएं, CD बनाएं, प्रचार करें, थोड़े दिन में उसका परिणाम निकलेगा। और फिर ये बैंक वाले, बीमा वालों को और शिक्षा वालों को कहें कि भैया सब साथ में मिलके करो, अलग अलग अब मत करो। आपको कुछ भी करना है पहले सबको बता के करो, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और खाली बैंक के ऑफिस के सामने खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से अच्छा है पूरे भिलाई शहर में घूम के लोगों को बताओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जनता आपके खिलाफ हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करना चाहते इसलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, और हम अपनी बात वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बीच में गैप खड़ा हो जाता है। तो पद्धति थोड़ी बदलें, हम लोगों के पास जाएं, लोग हमारे पास आने लगेंगे, बात बनती चली जाएगी और रास्ते उसमें से खुलते चले जाएंगे। इतना ही मुझे अभी कहना है। हाँ, ट्रिम्स में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन कल करूंगा। ये सर्विसेज तक रहे, क्योंकि ट्रिम्स और इससे भी ज्यादा जटिल है। ट्रिम्स और ट्रिप्स में कल कोशिश करूंगा सवेरे लेने की, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, वो और भी खतरनाक है। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे। इनडायरेक्टली कैसे आएंगे? ट्रिम्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए नियम, कायदे, कानून बनाना। जैसे आजकल सरकार कर रही है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में कितना 74% इक्विटी पार्टिसिपेशन की छूट हो गई है। ट्रिम्स ये कहता है कि इसको 100% कर दो। ट्रिम्स का पहला ही प्रोविजन है कि कोई भी सेक्टर जो सर्विसेज में है उसमें 100% इक्विटी की छूट होनी चाहिए, कोई भी विदेशी को या विदेशी कंपनी को। तो बैंक, बीमा कंपनी आएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के उस पे आएंगे।
अभी सर्विसेज में जो सीधा है कि सीधे विदेशी आएंगे, उसमें ट्रिम्स भी आएगा, सर्विसेज भी आएगा, दोनों एक साथ आएगा। ट्रिम्स से उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन का निर्धारण, प्रॉफिट ले जाने का निर्धारण, भारत में कहां पूंजी लगाएं कहां न लगाएं उसका निर्धारण, और सर्विसेज में जो सीधे आकर हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मुनाफा कमाकर ले जाने की खुली छूट, वो सर्विसेज में। ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट की वो है लिमिटेशंस, तो वो लिमिटेशंस को हटाने की बात है। ट्रिम्स कोई लिमिटेशन नहीं, 100% लाना चाहे खुली छूट दो, बैंक में, बीमा में, टेलीकम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, चार्टेड अकाउंटेंसी में, हर जगह। ट्रिम्स का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आया है बाहर से, उसकी वैसी ही सुरक्षा करो जैसे आप रुपए की करते हो। नेशनल सिक्योरिटी, अमेरिका ने $1 भी भारत में लगा दिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब भारत सरकार की है। उसके लिए भारत की मिलिट्री लगाओ, आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, सुरक्षित चाहिए वो। ये ट्रिम्स में है सारे के सारे। माने अमेरिका की कोई भी कंपनी यहां आ जाए, उसके खिलाफ हम आंदोलन करें, फैक्ट्री को तोड़ दें, फोड़ दें, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसका सारा भुगतान करे। ये ट्रिम्स में है। अभी क्या होता था कि अमेरिका की किसी कंपनी को हमने तोड़ फोड़ दिया तो अमेरिकी कंपनी की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब WTO के बाद अगर हम तोड़ फोड़ करें तो भारत सरकार को भुगतान करना पड़ेगा जो कुछ भी तोड़ फोड़ हुई है। उसके लिए आप चाहो मिलिट्री लगाओ, चाहो अपनी आर्मी लगाओ। हमें याद है एक बार हम लोगों ने कर्नाटक में नंजुन स्वामी नाम के एक किसान नेता थे, उनका एक संगठन कर्नाटक राज्य रैयत संघ, उनके साथ मिलकर एक अमेरिकन कंपनी का ऑफिस तोड़ा था। 92-93 की बात है ये। आपने सुना केंटकी फ्राइड चिकन एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने वहां बना दिया था अपना बहुत बड़ा ऑफिस, उसको तोड़ दिया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तोड़ दिया तो उस कंपनी का नुकसान हुआ और तब से वो कंपनी भाग गई। अभी उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा आने की। लेकिन आज अगर हम वही काम करें तो तकलीफ होने वाली है। हमें तो नहीं, भारत सरकार को। भारत सरकार को सब भुगतान करना पड़ेगा अगर एक कुर्सी भी टूट गई तो, क्योंकि उनका एक एक इन्वेस्टमेंट सरकार की जिम्मेदारी पर है। ये ट्रिम्स की शर्तें हैं। ट्रिम्स में सबसे ज्यादा खतरनाक दो ही शर्तें हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में 100% पूंजी निवेश की खुली छूट करो और उनकी लाई हुई एक एक $1 की सिक्योरिटी आप करो, माने भारत सरकार करे। उसमें चाहे अपनी आर्मी लगाओ, एयरफोर्स लगाओ, पुलिस लगाओ, पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, सिक्योरिटी आप करो। इन्वेस्टमेंट उनका, वो सिक्योरिटी नहीं करेंगे, सिक्योरिटी आपको करनी है। इंश्योरेंस कवर उनको दो, किसी भी तरह से सिक्योरिटी की गारंटी उनको दो। और अगर हम कुछ मारतोड़ करें तो शिकायत भारत सरकार को वहां सुननी पड़ेगी WTO में और भुगतान करने पड़ेंगे। आज की तारीख में पेप्सी कोला की एक बोतल भी तोड़ दें इस समय, वैसे हमने बहुत तोड़ी है, आज हम एक बोतल भी तोड़ दें तो उसका भुगतान भारत सरकार को करना पड़ेगा। ट्रिम्स की ये शर्तें हैं, 1 जनवरी से लागू हुई हैं। 1 जनवरी के पहले हम चाहे कुछ भी करें, पेप्सी के कारखाने में आग लगा दें तो प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने जिससे इंश्योरेंस कराया उससे वो लेंगे। लेकिन अभी हम एक बोतल भी तोड़ेंगे तो भारत सरकार भुगतान करे उसका, क्योंकि जिम्मेदारी भारत सरकार की।